हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना, ऑडियो वीडियो बता देना। माय फर्स्ट क्लास, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तनुजा, राहुल, सुहानी, ऋषिराज, दीपक, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो बता देना ताकि मैं क्लास को स्टार्ट करूं। सब क्लियर है ना? ओ सब ठीक है, चलो सब ठीक है। तो अब फाइनली स्टार्ट किया जाए। कुछ बच्चों की आज पहली क्लास होगी, लेकिन इस बैच का थर्ड क्लास है। चलो थोड़ा सा पहले बता देती हूँ एक बार बता देती हूँ स्टूडेंट्स, ताकि हमारे कंफ्यूज ना हो। ये बैच स्टार्ट हुआ था कब से? 5th से। ठीक है, 5th जून, 6th जून और 7th जून। ठीक है, 3 डेज हमारा डेमो चला है। ये डेमो आपका यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और ये डेमो तो आपके ऐप पे अवेलेबल है ही। और 3 डेज में मैंने क्या पढ़ाया था? 3 डेज में हमने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश का बेसिक्स पढ़ा था, फंडामेंटल्स पढ़ा था। ओके, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश में इसके बिना आगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए जो स्टूडेंट्स की क्लास आज पहली क्लास है ना, उनको बोलूंगी कि कोशिश करो कि ये तीनों क्लासेस को एक दिन में देख लो, हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टरनून में थोड़ा सा देख लेना आज, और थोड़ा सा शाम में देख लेना, ये कंप्लीट कर लेना फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश। जहाँ पे मैंने बताया था ना आपको कि क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्योंकि आज मैं इसी को सबको यूज करने वाली हूँ। सेंटेंस क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट वर्ब का भी होता है, ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का भी होता है। और फिर मैंने नाउन और प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव पहचानने का तरीका बताया था। अभी नाउन प्रोनाउन पूरा बताया नहीं था, आइडेंटिफिकेशन बताया था। तो मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, ठीक है, मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि ये तीनों क्लास को कर लीजिए। जिनकी आज पहली क्लास है ना, फर्स्ट क्लास है, ये वाला कर लेना है, क्योंकि ये अननेसेसरी चीज़ों को डिले नहीं करना है। इसको नहीं, जो पिछला 3 क्लास नहीं करोगे ना, तो फिर आगे चीज़ों को समझने में बहुत दिक्कत होगी। ज़्यादा क्लास नहीं छूटा है, सिर्फ 3 ही छूटा है। तो आज आफ्टरनून में और शाम में करके आप तीनों कर लेना। ठीक है, तीनों क्लास कर लेना, ये तो हो गया। और मैंने आपका जो ये चैप्टर खत्म किया था ना, उसका आपको फ्राइडे को एक शीट दिया था। ठीक है, फ्राइडे को एक शीट डाल दिया था, आपने देखा होगा। और सारे पीडीएफ्स कहाँ? पीडीएफ सेक्शन में जाना। ठीक है, पीडीएफ सेक्शन में जाओगे तो सारे शीट्स वहीं पे मिलेंगे। ओके, पीडीएफ सेक्शन में आपको सारा शीट्स मिल जाएगा। और मैंने जो पढ़ाया था ना, उसका पीडीएफ डाला था। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच का फ्राइडे को डाल दिया था, ये सोच के कि सैटरडे संडे तो आपकी छुट्टी होगी, बना लिया होगा। तो मुझे लग रहा है 70-80 क्वेश्चंस थे। तो अब बताओ, न्यू स्टूडेंट्स तो बाद में बना लेंगे, न्यू स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन नहीं बनाओगे, पहले जो छुटा हुआ 3 क्लास है वो कर लेना, फिर हो जाएगा। इसका मैंने शीट डाला था, शीट में आंसर भी है और साथ में वीडियो सोल्यूशन भी है। तो चलो मेरे को बताओ कि बना लिया है सबने? बना लिया है? कुछ क्वेश्चंस में डाउट है, हाँ, और जरूरी है डाउट आना। 65 क्वेश्चंस थे। ओके ओके, चलो 65 क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस में डाउट है। ऐसा नहीं होता है कि पहला बार में सब बन जाता है। डाउट है तो बहुत अच्छा है। डाउट है इसका मतलब है बहुत अच्छी बात है, आपने समझने की कोशिश तो की, तभी तो डाउट आया। उसको मैं डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट आएगा उसको मैं डिस्कस कर दूंगी, नॉट टू वरी। ओके, 55 क्वेश्चन हो गए थे और डाउट है। जो भी डाउट है, जो भी डाउट है पूछ लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस में डाउट है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में अगर डाउट है तो आप वीडियो सोल्यूशन देख लेना, और वीडियो सोल्यूशन के बाद भी नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, पूछ लेना उसको। हाँ, मुझे लग रहा है ना कि अगर जिस क्वेश्चन में डाउट है, आप वीडियो सोल्यूशन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं जो खड़े होके यहाँ पे समझाऊंगी ना, वही मैंने वीडियो सोल्यूशन में। तो जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट है, वो पूरा मत देखना, टाइम वेस्ट होगा। वो क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन देख लेना। अगर वीडियो सोल्यूशन, हाँ स्वामिता बोल रहे हैं मैम वीडियो सोल्यूशन से हो गया, अगर वीडियो सोल्यूशन के बाद भी आपको दिक्कत है तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, ओके। तो चलो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज कंजंक्शन। और हाँ, और एक चीज और,
कि ये जो बैच में आप लोग, जैसे आप लोग अभी जो बच्चे हमारे बिगनर है, तो अभी आप क्या करो ना कि ये ग्रामर का बैच तो करोगे ही करोगे, साथ में टाइम बांध लो कि ग्रामर का बैच तो मैम के साथ 9:30 से 11 चलेगा ही, तो ये तो लाइव बैच है। लेकिन ये जो वोकैब का बैच है ना, ये समुद्र मंथन बैच है, और ये समुद्र मंथन वोकैब का बैच है ना, दैट इज रिकॉर्डेड। तो जो जहां है अपने सिर पे हाथ रख के वादा कर लेगा, क्योंकि होता क्या है ना, जब टीचर लाइव क्लास करवाते हैं ना तो आप रेगुलरिटी के साथ आते हो, लेकिन ये चीज तो आपको अपने से, ये तो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड में आप थोड़ा सा डिले कर देते हो, वो सीरियसनेस नहीं आ पाता। तो इसका भी टाइम बांध लो कि मेरे को इतने बजे हर दिन वो कैब का रिकॉर्डेड क्लास देखना है, क्योंकि अभी से अगर ग्रामर और वो कैब लेके नहीं चलोगे ना, जो थर्ड पार्ट है क्लोज टेस्ट PQRS में दिक्कत हो जाएगी। ओके, पैसेज में अगर मैं ग्रामर का 50% सिलेबस कर लिया, आपने 50% समुद्र मंथन कर लिया, 50-50% दोनों का हो गया ना, उसके बाद आप आराम से इस पे स्विच हो जाना प्रैक्टिस बैचेस पे, क्लोज टेस्ट PQRS पैसेज। 50% में मैं आपको मेन चैप्टर्स पहले पढ़ा दूंगी, जिससे आपका क्लोज टेस्ट PQRS बनने लगे। तो कोई भी एक टाइम अपने अकॉर्डिंग, हाँ, कोई भी आप अपना टाइम अपने अकॉर्डिंग एक फिक्स कर लीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल है, ठीक है, लेकिन करिए इसको जरूर, इसको बहुत जरूरी है वोकैब करना, क्योंकि ग्रामर और वोकैब नहीं इंप्रूव होगा तो क्लोज टेस्ट ही नहीं बनेगा, क्योंकि क्लोज टेस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रामर एंड वोकैब, और ज्यादा नहीं, आपका 50% भी सिलेबस हो गया ना तो ये सब बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हाँ, 2 क्लास हो गए मैम, लर्न करवा दिया, और मैं आपको वो कैप का नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अब मैंने आपको बोला था ना कि आपको, एक मेरे स्टूडेंट है, ठीक है, एक मेरे स्टूडेंट है, बहुत अच्छे स्टूडेंट है, उन्होंने क्या किया है ना, वो कैप तो मैं जो क्लास में रटवाती हूँ ना, निमोनिक्स बनाती हूँ, तो वो तो आप लोग लिखते ही हो, लेकिन उन्होंने क्या किया है ना कि मतलब इतने अच्छे से वो कैप करवाने के अलावा मैं अलग से भी कुछ कुछ करवाते रहती हूँ बच्चे, मतलब कहने का मतलब है कि वो बच्चे ने बड़ा बहुत अच्छे से नोट्स बनाया है, और वो नोट्स उसने सेंड किया था, ठीक है, उसकी मेहनत है, सेंड किया था, बड़ा अच्छा से बनाया है। तो फिर मैंने बोला कि स्टूडेंट से पूछो कि क्या हम उसके नोट्स अपने बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि उसके कंसेंट के बिना मैं उसके नोट्स किसी को नहीं दे सकती हूँ। उसने बोला कि मैम कोई दिक्कत नहीं, आप दे दीजिए। तो मैं आपको PDF सेक्शन में बोलूँगी, सौरभ, विकास जी, विकास तो छुट्टी पे है, विकास अभी 10-15-20 दिन के लिए छुट्टी पे गया हुआ है आज से, तो मैं सौरभ को बोलती हूँ, ठीक है, कि जो स्टूडेंट का नोट्स वाला PDF है ना आपको दे दिया जाए, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी, स्टूडेंट का ही है। ओके, तो चलो अब फाइनली आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज कंजंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब आप बोलोगे कि मैम आप नाउन क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? बचपन में तो पहला चैप्टर नाउन होता था, दूसरा चैप्टर है वो सब होता था आर्टिकल वगैरह, या पहला चैप्टर आर्टिकल होता। देखो बचपन वाली बात अलग है, हम लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से, तो कंपटीशन के पर्पज से चीजों को पढ़ना मतलब वो टॉपिक को पहले कर लेना ना जिससे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, वो टॉपिक को पहले कर लेना जिससे आपका, हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि हम जल्द से जल्द अपना मॉक टेस्ट शुरू करें, क्योंकि असली खेल तो मॉक टेस्ट का है। तो मॉक टेस्ट आपको जल्द से जल्द शुरू करने के लिए ना मुझे वो टॉपिक्स आपको पहले करवा देना है जिससे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी करवा दो, कुछ भी करवाते जाओ, तो यहाँ हम अलग स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है यहाँ पे मार्क्स लाना, जॉब चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। ओके, तो अगर हम लोग उसको मैं शेयर कर दूंगी, नॉट टू वरी, मैं शेयर कर दूंगी। तो अगर देखा जाए ना तो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जैसे कंजंक्शन, वर्ब, अब इसका मैं क्या बोलूं, वर्ब और टेंस, ये दोनों तो पूरा ग्रामर और भरा हुआ है इससे, ग्रामर, कंजंक्शन, वर्ब, टेंस, वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट, वर्ब, तो ये से जिस जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आता है मैं करवा दे रही हूँ। ओके, और आप बोलोगे मैम कंजंक्शन क्यों पहले स्टार्ट कर रहे हो? क्योंकि कंजंक्शन से बहुत एरर्स आते हैं। ये जो कंजंक्शन वाला एरर्स है ना, ये भर भर के आपको हेल्प करता है क्लोज टेस्ट में, ये हेल्प करता है आपको फिलअप्स में, और ग्रामर में स्पॉटिंग एरर्स में तो हेल्प करते ही है। तो कंजंक्शन हम लोग का पहला चैप्टर होगा। जिसको पहले से कुछ भी इंग्लिश का नॉलेज नहीं है ना, फिर भी उसको कंजंक्शन समझ में आ जाएगा। जैसे क्या होता है ना कि अगर मैं टेंस शुरू करूं तो कोई भी बच्चा टेंस नहीं समझ पाएगा जब तक वो वर्ब नहीं पढ़ा है।
ओके, जब तक वर्ब नहीं पढ़ोगे टेंस कैसे समझ में आ जाओगे? वॉइस, नरेशन, सब चीज वर्ब और टेंस पे है। ओके, नोट्स बनाना है नोट्स मैं वोकैब का, देखो वोकैब का नोट्स आपको प्रोवाइड, स्टूडेंट्स वाला नोट्स प्रोवाइड करवा दे रही हूँ, बट ग्रामर का नोट्स कुछ खुद बनाना है। अभी अभी हम लोग का सैटरडे को मीटअप था, एंड दैट वाज अ वेरी, हर मीटअप ना पिछले मीटअप से और ज़्यादा मज़े वाला होता है। तो स्टूडेंट्स आके मुझसे मिले थे, तो वो बोल रहे थे कि मैम हम लोग को शुरू में लगता था ना कि नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट होता है, कुछ ऐसा करिए मैम कि नोट्स का पीडीएफ और वो सब प्रोवाइड कर दीजिए। अरे पीडीएफ और वो सब भी प्रोवाइड करना रहता ना तो मैं आपको बुक से भी पढ़ा, बुक भी बोलती, बुक से पढ़ लो, लेकिन बुक से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है जब टीचर नोट्स लिखवाते हैं। तो बच्चे नोट्स, कई सारे नोट्स मुझे लाके दिखा रहे थे, इतने अच्छे से नोट्स बनाए हैं ना, तो बिना अपने नोट्स बनाए हुए मैं आपको अपना नोट्स भी दे दूँ ना, वो भी मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अपने हाथ से लिखा हुआ नोट्स में बनाते समय कन्फ्यूजन होता है, उस कन्फ्यूजन को फिर आप आके मुझसे दूर करते हो। तो अपना हैंड रिटन नोट्स की बात ही अलग होती है। हर बच्चा नोट्स अपने अकॉर्डिंग बनाता है, टीचर तो अपना एक नोट्स दे देंगे और टीचर सिर्फ इसका नोट्स का नाम दे देते हैं, होता तो वो टीचर का पीडीएफ ही है। तो अपने से बनाइएगा नोट्स। हाँ, मीटअप तो बड़ा मजा आया सैटरडे को बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए थे। ओके, देयर वर मेनी स्टूडेंट्स, सबने खूब एंजॉय किया। अब स्टूडेंट्स का कहना होता है कि आपसे तो मिलना, फेस टू फेस मिलना हमारा मेन एम होता है, बट आपसे भी ज़्यादा अब हमारा एम हो गया है मीटअप। मीटअप में बहुत एंजॉय किया बच्चों ने, गर्ल्स बॉयज़ बहुत ज़्यादा, सब ने मज़ा किया। तो मैं यही एक्सपेक्ट करूँगी कि अब मुझे भर भर के अचीवर 1 पढ़ाया अन अकेडमी को छोड़ने के बाद। अब जब मैंने अपना ऐप स्टार्ट किया तो अब अगले मीटअप में मुझे अचीवर 1 2 3 से बच्चे मिलेंगे। ओके, तो क्लास में ही नोट्स बनाइए, मैं आराम से आपको करवाऊंगी। लेकिन आराम से करवाने का मतलब ये नहीं है ना कि टीचर को स्लो कर दीजिए। टीचर को स्लो करने के बजाय आप अपनी रफ्तार बढ़ा लीजिए। ठीक है, बहुत सारा बात कर लिया, अब चलो थोड़ा थोड़ा वैसे मैंने पिछले क्लास में बता दिया है, लेकिन कई बच्चों का ये पहला क्लास होगा तो मुझे थोड़ा सा रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा रिपीट करना पड़ेगा। कंजंक्शन का बेसिक बता देती हूँ, उसके बाद हम कैसे कैसे एरर्स आएंगे फिर वो हम पढ़ेंगे। जंक्शन, जैसे जंक्शन होता है ना, रेलवे जंक्शन जहाँ ट्रेन 2 वे होता है, जंक्शन का मतलब होता है मीटिंग पॉइंट, जंक्शन का मतलब होता है जुड़ना, मिलना। तो कंजंक्शंस किसे बोलते हैं? कंजंक्शंस आर ज्वाइनिंग वर्ड्स। ठीक है, कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना, और कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक है। कंजंक्शन इज अ वेरी फेथफुल टॉपिक। कंजंक्शन जोड़ता है, किसको जोड़ता है? वर्ड को वर्ड से जोड़ेगा। ठीक है, पहले पहले आप ये लिख सकते हो, व्हाट आर कंजंक्शंस? कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स। अब दिमाग में आएगा कि ठीक है, कंजंक्शन को हिंदी में संयोजक बोलते हैं, जोड़ने का काम होता है। अब दिमाग में आएगा कि कंजंक्शन किसको जोड़ता है, तो इट जॉइंस। ये मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया भी है, लेकिन कई सारे बच्चे जो आज आए हैं, कंजंक्शन का काम होता है किसको जोड़ना? कंजंक्शन का काम होता है सबसे पहले वर्ड्स को जोड़ता है, कंजंक्शंस फ्रेजेस को जोड़ता है। कंजंक्शन, देखो ये वाला मैंने पहले क्लास में बता दिया था, उसीलिए मैं बोल रही हूँ ना कि पहला क्लास देख लेना। कंजंक्शंस फ्रेजेस को जोड़ता है और कंजंक्शन सेंटेंसेस को जोड़ता है। अब जो बच्चे पहला 3 क्लास कर चुके हैं उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है, उनके दिमाग में मैं पूछूंगी वर्ड्स तो सबको पता है, कंजंक्शन शब्द को जोड़ता है, कंजंक्शन सेंटेंस को जोड़ता है। अब जो बच्चे पिछला क्लास नहीं किए ना, उनके दिमाग में आएगा कि मैम ये फ्रेजेस क्या होता है, ये क्लॉजेस क्या होता है। ठीक है, फ्रेजेस क्या होता है, क्लॉजेस क्या होता है। रुको मैं एक बार रिफ्रेश कर ले रही हूँ, काफी सारे बच्चे एक साथ जुड़ते हैं ना तो उसीलिए थोड़ा बफरिंग हो जाता है, मैं रिफ्रेश कर लेती। नोट्स कैसे बनाना है बता दीजिए। ओके, अरे वो कैब कहाँ से स्टार्ट करें? वो कैब जो समुद्र मंथन का बैच है ना, उसका पहले क्लास से स्टार्ट करिए, आपको सब समझ में आने लगेगा। पहला क्लास से स्टार्ट करिए, अब बफरिंग नहीं होगा, मैंने रिफ्रेश कर दिया, मीटअप का वीडियो आ जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, टुडे इज माय फर्स्ट क्लास, काफी सारे स्टूडेंट्स की फर्स्ट क्लास है, इसीलिए मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना। कंजंक्शन किसको ज्वाइन करता है? वर्ड को वर्ड से, फ्रेज को फ्रेज से, क्लॉज को क्लॉज से, और सेंटेंस को सेंटेंस से। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये फ्रेज क्या होगा?
अब जो बच्चों को मैंने जो पिछला 3 क्लास देखे हैं उन्हें तो पता है फ्रेज किसको बोलते हैं। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं होता है। चलो भाई, स्टूडेंट जिसको पढ़ा दिया है वो बताएंगे कि फ्रेज मीनिंगफुल सेंस क्यों नहीं देता है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। फ्रेज शब्दों के समूह को हम फ्रेज बोलते हैं। फ्रेज का मीनिंगफुल सेंस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फ्रेज के पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। सब्जेक्ट वर्ब का, आप जो स्टूडेंट्स नए हैं ना, पिछला 3 क्लास देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रेज क्या होता है। शब्दों का समूह है और फ्रेज के पास सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है। किसी भी चीज को मीनिंगफुल सेंस देने के लिए अगर मैंने लिख दिया गोज, ये मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। गोज टू स्कूल मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है ना। ये शब्दों का समूह है, 1 2 3, ये फ्रेज है, बट ये मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है। ठीक है, फ्रेज मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा क्योंकि फ्रेज के पास सब्जेक्ट वर्ब नहीं है और मीनिंगफुल सेंस देने के लिए सब्जेक्ट वर्ब चाहिए। तो ये देखो, अगर मैं लिख दूं ना ही, अब ये सही हो गया। अकेला वर्ब से थोड़ी मीनिंगफुल सेंस होगा, यहाँ सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब आ गया। तो फ्रेज शब्दों का समूह होता है जिसके पास मीनिंगफुल सेंस नहीं होता, बट क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब होता है। ओके, क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। और क्लॉज मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है कि क्लॉज मीनिंगफुल सेंस देता भी है और कभी कभी नहीं भी देता है। पिछला वाला क्लास देख लीजिए। ओके, और कंजंक्शन क्या करता है? वर्ड को वर्ड से जोड़ता है, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ता है, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ। बफरिंग खत्म हो जाएगा, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। एनडीए के लिए भी है ये क्लास भाई, एनडीए के लिए भी है। एनडीए के लिए सीडीएस, एनडीए और एसएससी, जिसका जो सिलेबस है ना, एकदम इसका जो सिलेबस है एकदम सेम टू सेम है। एनडीए आपका 50 नंबर का है, एक एक क्वेश्चन 4-4 नंबर का है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, क्लोज टेस्ट आता है, वैसे इसमें भी आता है। एनडीए में तो पीक्यूआरएस छोटा आता है, सीडीएस में बड़ा आता है। मैं आपको नोट्स, जो वोकैब का स्टूडेंट का जो नोट्स है ना, मैं डलवा दूंगी, नॉट टू वरी। टेंशन मत लो, आपके पास कंटेंट बहुत जाएगा, आपको पढ़ना है। जिस एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हो ना, लास्ट में भी ये भी एनर्जी के लिए रखना। और हमारे जैसे अभी आरआरबी का वैकेंसी आया है, ठीक है, आरआरबी बैंक का वैकेंसी आया है, तो मैं अपने स्टूडेंट से बोलूंगी ना, आरआरबी जैसे बैंकिंग वगैरह होता है, आरआरबी बैंकिंग वगैरह में थोड़ा सा पैसेज, क्लोज टेस्ट और वो सब पे मास्टरी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल का आता है। तो आरआरबी वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो पीओ की तैयारी कर रहे हैं, वो ग्रामर से ज़्यादा ध्यान क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस पे देंगे। तो जब भी क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस का बैच चले, पैसेज का एकदम नहीं है, और थोड़ा सा हाई लेवल, जैसे ट्यूसडे और थर्सडे को मैं एकदम हाई लेवल का क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस करवाऊंगी, जो एकदम बैंकिंग का ही रहेगा, बैंकिंग का ही रहे, सबके लिए है, सबके लिए। आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा है ना, तो आप सर्च करो, पीडीएफ सेक्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप इस पे कॉल मत करना, इस नंबर पे मैसेज डालना, 9958358324। कॉल मत करना, मैसेज डालना कि भैया पीडीएफ कहाँ मिलता है। स्टेट एग्जाम्स के लिए भी सारे बच्चे हमारे मीटअप में सब जगह से बच्चे आए थे, और मैं भी बहुत इमोशनल हो गई थी। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स की कहानी थी ना, इतने अच्छे से सबने कहानी सुनाया, अच्छा लगा। पीडीएफ सेक्शन में जाइएगा, नोट्स तो अपने बनाना है। अब देखो, अब इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत करो मुझे। कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना, और कंजंक्शन किसको जोड़ता है? वर्ड को जोड़ता है, फ्रेज को जोड़ता है, क्लॉज को और सेंटेंस को। और ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सब आपने पिछला नोट्स में लिख लिया। पिछला नोट्स में अब सिर्फ आप एग्जाम्पल लिखोगे, ठीक है। नोट्स को ऐसा बनाना है ना कि आप उसको आराम से पढ़ सको। अभी मैंने बोला कि क्लॉज और एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल आप लिखना कि कंजंक्शन किसको जोड़ता है। जैसे मैंने लिखा, ही सेड दैट ही वुड कम। पिछला 3, जो स्टूडेंट का की पहली क्लास है, आप पिछला 3 क्लास देख लीजिएगा। ही सेड दैट ही वुड कम।
दूसरा लिखा इफ ही कम्स, जो मैंने पहला लिखवाया है उसके बाद ये लिखिए, इफ ही कम्स आई विल हेल्प हिम। I have to start early, otherwise I will miss the train. The boys and the girls did the work. I will meet you. बहुत डिटेल में मैंने क्लॉजेस फ्रेजेस पहला क्लास में करवा दिया, उसको देख लेना, ठीक है। आई विल मीट यू एट ऑफिस और एट होम। पहले लिखो, पहला वाला जो मैंने लिखवाया था वो लिखो, नोट्स को बहुत लेंदी नहीं बनाना है ताकि आपको पढ़ने का मन ना करे। पहला में आपने क्या लिखा था, कंजंक्शन। कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। कंजंक्शन का काम क्या होता है, चीजों को जोड़ना। और कंजंक्शन किसको जोड़ता है, वर्ड को भी जोड़ता है, फ्रेज को भी जोड़ता है, सेंटेंस को भी जोड़ता है और वर्ड को भी जोड़ता है। एक मिनट अभी मत लिखना, अभी मत लिखो, मैं आपको टाइम दूंगी, ठीक है, मैं आपको टाइम दूंगी। पहले आप ध्यान से देखो, इस सेंटेंस में ना उसने कहा था कि वो आएगा, तो ये की वर्ड जोड़ रहा है, ठीक है। और ये दैट ओवर हियर इज अ कंजंक्शन। अभी लिखना नहीं, मैं आपको टाइम दूंगी, नहीं मिटाऊंगी। यहाँ का दैट कंजंक्शन है, और क्यों कंजंक्शन है बता रही हूं मैं। इफ ही कम्स आई विल हेल्प हिम, अगर वो आता है ना तो मैं उसकी हेल्प करूंगा। तो यहाँ जो अगर है ये दोनों को जोड़ रहा है, ये कंजंक्शन है। आई हैव टू स्टार्ट अर्ली, मुझे जल्दी स्टार्ट करना होगा, अन्यथा अदरवाइज कंजंक्शन है, मैं ट्रेन को मिस कर दूंगी। द बॉयज एंड द गर्ल्स ऐसे लिख लो, यहाँ पे कंजंक्शन ये है। और आई विल मीट यू, मैं तुम्हें या तो ऑफिस में मिलूंगा या तो घर पे मिलूंगा, तो यहाँ का कंजंक्शन और है, ठीक है। यहाँ और कंजंक्शन है। सबसे पहले तो ये कंजंक्शन है, और आपके दिमाग में आएगा मैम आपको कैसे पता चल गया कि ये कंजंक्शन है, मतलब कैसे पता करेंगे कि ये कंजंक्शन है। इतना तो पता है कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना। अब देखो नीचे वाले सेंटेंस में कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है, ये जो पूरा है ना, ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये एक वाक्य है, ठीक है। अ सेंटेंस जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है फुल स्टॉप पे खत्म होता है। तो ये जो वाक्य है ना, दो छोटे छोटे उपवाक्य से बना है। ये देखो, सब्जेक्ट और वर्ब। और आपको बताया भी था लास्ट क्लास कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन आता है ना, उसको हम बोलते हैं क्लॉज। पिछला 3 क्लास देख लोगे तो आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगेन यहाँ पे देखो, ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, वर्ब। और कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक है। देखो यहाँ भी एक क्लॉज है, और इन दोनों क्लॉज को, ये की से हम क्या कर रहे हैं, सेंटेंस को जोड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे डैट कंजंक्शन है। ओके, ये देखो, ये क्लॉज है और यहाँ भी क्लॉज है, और कंजंक्शन का काम ही होता है ना, दो क्लॉज को भी जोड़ रहा है। देखो यहाँ पे कंजंक्शन दो क्लॉज को जोड़ रहा है। नीचे देखो सेंटेंस में, ये क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है, क्लॉज। अगेन आई क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है, क्लॉज। और मैंने पिछले क्लास में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज बता दिया था। जैसे ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, क्योंकि ये अधूरा है, डिपेंडेंट है, और ये इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ भी जो इफ है ना, ये दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है, कंजंक्शन है। यहाँ भी देखो, मेरे को जल्दी जाना होगा अन्यथा मैं ट्रेन को मिस कर दूंगा। तो यहाँ भी आई सब्जेक्ट और ये वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज। और यहाँ भी आई सब्जेक्ट है और विल मिस वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज। और दोनों क्लॉज को कौन जोड़ रहा है, अदरवाइज। तो पहला 3 एग्जाम्पल में मैंने कंजंक्शन के थ्रू 2 क्लॉज को जुड़वाया, क्योंकि कंजंक्शन का काम क्या होता है, कंजंक्शन का काम होता है क्लॉज को भी जोड़ना, फ्रेज को भी जोड़ना,
वर्ड को भी जोड़ना और सेंटेंस को भी जोड़ना। तो पहला 3 एग्जाम्पल्स में मैंने क्लॉज को जुड़वाया। फिर देखो अब यहाँ पे कंजंक्शन, ये कंजंक्शन है, तो यहाँ कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है? बॉयज एंड गर्ल्स को। बॉयज नाउन है, बॉयज एक वर्ड है और गर्ल्स भी एक वर्ड है, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड को कौन जोड़ रहा है? बॉयज एंड गर्ल्स को। तो कंजंक्शन शब्दों को भी जोड़ता है। नीचे वाले सेंटेंस में देखो, नहीं सौरभ, इधर आना, इधर आना। माइक डिस्चार्ज हो गया। वो वाला कुछ करता है विकास, देखो अभी फिर से आवाज आने लगा, लेकिन अभी ये डिस्चार्ज ही हो जाएगा। ये वाला माइक ना कहीं आ रही है आवाज? अभी आ रही है आवाज? बता देना। अभी ओके है ना? हाँ ओके, चल। माइक डिस्चार्ज हो गया था। हाँ हाँ हो जाएगा। अभी आ गई है। अभी ठीक है ना? हाँ, असल में सैटरडे ऑफिस बंद था ना, मीटअप की वजह से माइक डिस्चार्ज हो गया था। चलो अभी ठीक है, क्लियर है। ओके। तो कंजंक्शन का काम होता है फ्रेज को फ्रेज से जोड़ना, वर्ड को वर्ड से जोड़ना। ये क्लियर है? इतना तो आपने पढ़ ही लिया है। अब सेंटेंस, कभी कभी जो हमारा कंजंक्शन है ना, वो सेंटेंस को भी जोड़ता है, ठीक है। ये देखो मैंने लिखा आई वॉज बिजी, आई वॉज बिजी, ये एक वाक्य है, ठीक है। और फिर मैंने लिखा आई कुडेंट डू द वर्क। तो ये दो वाक्य को भी कंजंक्शन जोड़ सकता है। ये एक पूरा वाक्य है फुल स्टॉप तक, और ये पूरा एक वाक्य, और दोनों को कंजंक्शन जोड़ दिया। आप एज से भी जोड़ सकते हो, एज आई वॉज बिजी, एज आई वॉज बिजी आई कुडेंट कम, ठीक है। या ऐसा भी जोड़ सकते हो, आई कुडेंट कम बिकॉज आई वॉज बिजी। ओके, तो ये तो बस मैंने आपको बता दिया कि कंजंक्शन से हम जोड़ सकते हैं। देखो ये दोनों वाक्य को मैंने एज से जोड़ा, और ये दोनों वाक्य को मैंने बिकॉज से जोड़ा। कारण बता रहा है, तो हमारा दो वाक्य को भी जोड़ सकता है। आई एम बिजी वाले में कंजंक्शन क्या है? ये है अपने एज से जोड़ा ना, कारण बता रहे। ये देखो सब्जेक्ट और वर्ब क्लॉज, सब्जेक्ट और वर्ब क्लॉज, इन दोनों को जोड़ दिया कंजंक्शन। और यहाँ पे देखो सब्जेक्ट और वर्ब क्लॉज, यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब क्लॉज, और इन दोनों को जोड़ा बिकॉज में।
ठीक है, रिफ्रेश कर ले रही हूँ, रिफ्रेश। मेरे साइड से ठीक है, ठीक है। ये जोड़ रहे हैं कंजंक्शन, यही सब लिखवाया था मैंने। कंजंक्शन इसको इसको जोड़ता है, कंजंक्शन फ्रेज को भी जोड़ता है, ठीक है, सेंटेंस को भी जोड़ता है। अब हम टाइप्स ऑफ कंजंक्शन चलते हैं। देयरफॉर से भी जोड़ सकते हो, देयरफॉर से भी जोड़ सकते हो। क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? सेंटेंस के छोटे भाग को ही क्लॉज बोलते हैं, पिछले क्लास में बता दिया। ये देखो, इसीलिए मैंने बोला ना कि पिछला 3 क्लासेस देख लो। ही सेड दैट ही वुड कम, ठीक है, कि मैम आज आपका फर्स्ट डे है इसीलिए आपको ये वाला पूछ रहे हो। एक होता है वाक्य और एक होता है उपवाक्य। वाक्य के छोटे भाग को ही उपवाक्य बोलते हैं, दिस इज अ क्लॉज। और वाक्य तो सेंटेंस को बोलते हैं। व्हाट इज क्लॉज? क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये यहां से यहां तक लेकर ये पूरा एक सेंटेंस है। और ये सेंटेंस किससे बना है? 2 छोटे छोटे क्लॉजेस से। देखो, सब्जेक्ट और वर्ब क्लॉज, और यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब क्लॉज। और ये दोनों क्लॉज, ये जो दोनों क्लॉजेस है ना, ये पूरे सेंटेंस का ही छोटे भाग को क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। सोनू झा, इनका यही क्वेश्चन था। पिछला 3 वीडियोस देखो, आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब चलो, अब मुझे थोड़ा सा आपको बताना है। हाँ, ये जैसे हमारे स्टूडेंट्स सीडीएस का भी एग्जाम देने जाएंगे, कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला है ना कि इस बार मैंने पार्ट ऑफ स्पीच में भी टाइम लिया। इस बार जो इंग्लिश पढ़ाना है ना, ये सोच के पढ़ाना है कि कोई भी एग्जाम बच्चों का एग्जाम देने जा रहे हैं, बच्चों का छूटे नहीं। क्योंकि एसएससी के अलावा बच्चे सीडीएस का एग्जाम भी देते हैं, तो सीडीएस के एग्जाम में 10 नंबर का आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है। जैसे टीचिंग एग्जाम में भी आपका टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में फ्रेजेस वगैरह आता है, तो सब चीज डिटेल में पढ़ के जाना है। सीधा सीधा कंजंक्शन नहीं पढ़ा देना है। पहले तो मैंने आपको बताया कि कंजंक्शन होता क्या है, ठीक है। कंजंक्शन का काम होता है इसको इसको जोड़ना। अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं, ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है। देखो, ऐसा कर देंगे, आई वॉज बिजी, ऐसा दे देंगे, आई वॉज बिजी बट आई अटेंडेड द पार्टी, ठीक है, ऐसा करेंगे, आई अटेंडेड द पार्टी। और ये कंजंक्शन है, मैं बिजी था फिर भी मैंने पार्टी को अटेंड किया। अब आप बोलोगे कि मैम आपको कैसे पता चल गया कि ये कंजंक्शन है? कंजंक्शन, कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना, तो ये जोड़ना, जोड़ रहा है ना, किसको किसको? आई एम बिजी को और आई अटेंडेड द पार्टी। ये देखो, आई वॉज बिजी, आई वॉज सब्जेक्ट वर्ब, ये सेंटेंस का ही हिस्सा है, क्लॉज। इसको मैं फ्रेज नहीं मान सकती क्योंकि फ्रेज के पास सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है। और फिर मैंने लिखा आई अटेंडेड द, आई अटेंडेड, ये भी क्लॉज है। और इन दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है ये कंजंक्शन। लेकिन एग्जाम में क्या करेंगे ना, चलो आपको पता तो चल गया कि ये कंजंक्शन है, लेकिन ऑप्शन में डाल देंगे, चलो बताओ कि ये कौन सा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग है या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ऐसा वाला लगा देंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग है या सबऑर्डिनेटिंग है, ऐसा लगा देंगे। तो फिर आपको तो पता तो चल गया कि ये कंजंक्शन है, बट ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये कंजंक्शन का कौन सा टाइप है। वैसे ये कंजंक्शन का कौन सा टाइप है? कोऑर्डिनेटिंग है। अब बोलोगे कि मैम ये कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग क्या होता है, पहले वो बता दीजिए, ठीक है। अभी मैं वही बताने जा रही हूँ, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब थोड़ा सा मुझे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज भी बताना ही होगा, क्योंकि कुछ बच्चे पिछले क्लासेस में नहीं थे, थोड़ा सा बताना होगा। उसीलिए बोला है ना, इंग्लिश का हर एक क्लास पिछले वाले क्लास से जुड़ा होता है, तो स्किप मत करिएगा, एकदम कंटिन्यूटी में क्लास को करिए। ये जो क्लॉज होते हैं ना, ये क्लॉज में एक डिपेंडेंट होता है, क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब होता है, और एक इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आजाद और डिपेंडेंट का मतलब है आश्रित। ये देखो, मैंने लिखा इफ ही कम्स,
पिछले क्लास में वैसे ये सब बता दिया है। इफ ही कम्स आई विल गो, तो आप बोलोगे मैम ये पूरा तो एक सेंटेंस है, ठीक है, ये पूरा एक सेंटेंस है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक सेंटेंस है। और ये सेंटेंस किससे बना है? दो क्लॉजेस से, फ्रेजेस से नहीं बना है। फ्रेज के पास सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता, क्लॉज के पास होता है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब, ये क्लॉज, और यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब और ये क्लॉज। अब इस वाक्य में दो क्लॉज है, ठीक है, इस वाक्य में दो क्लॉज है। और अब देखो, एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब वो आजाद है, वो किसी पे आश्रित नहीं है, और डिपेंडेंट तो किसी पे आश्रित है ना। अगर मैं इतना बोल के छोड़ देती, इफ ही कम्स, अगर वो आता है, तो ये अधूरा लग रहा है ना, ये सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस पे आश्रित है, ठीक है। अगर मैं इसको अलग से लूँ ना, आई विल गो, तो इसका तो खुद का मीनिंग निकल रहा है, इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बट ये जो इफ ही कम्स, अगर वो आता है बोल के मैं फुल स्टॉप लगा दी, तो आपको लगेगा अरे आगे बताइए मैम, ये तो अधूरा लग रहा है, ये अधूरा है, तो ये आने वाले क्लॉज पे आश्रित है ना, तो ये डिपेंडेंट है। तो ये जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है ना, इसका मीनिंगफुल सेंस नहीं होता है, ठीक है, इसका मीनिंगफुल सेंस नहीं होता है। बट इंडिपेंडेंट है, इसका मीनिंगफुल सेंस होता है, इसका खुद में अपना मीनिंग होता है। बट डिपेंडेंट का खुद में अलग नहीं होता। डिपेंडेंट तो ये तो दूसरे वाले क्लॉज पे आश्रित है। तो यहाँ कंजंक्शन ने क्या किया, यहाँ का जो कंजंक्शन है ना, इफ, यहाँ का जो इफ कंजंक्शन है, इसने किसको जोड़ा? एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ा, ठीक है। यहाँ का जो इफ कंजंक्शन है, इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट से जोड़ा। यहाँ पे दो क्लॉजेस है, एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है, तो यहाँ इफ ने जोड़ा। अगर कोई आपसे पूछे कि ये इफ कौन सा कंजंक्शन है, तो आप कौन सा कंजंक्शन है, तो आप क्या बोलोगे ना कि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अच्छा, आपके ऑफिस में आपके सबऑर्डिनेट्स होते हैं ना, अगर आप ऑफिस में जाते हो तो आपके सबऑर्डिनेट्स कौन है? ठीक है, सबऑर्डिनेट्स वो लोग हैं ना जो आपके नीचे काम करते हैं, ठीक है। आपके सबऑर्डिनेट का मतलब है जो आपके अंडर में काम करते हैं, आपके नीचे काम करते हैं। तो आप तो बॉस हो, आप तो बॉस हो, और आपके नीचे काम करने वाले लोग आपके सबऑर्डिनेट है, और आपके सबऑर्डिनेट ये आप पे आश्रित है, बॉस पे आश्रित होते हैं ना। जैसे जैसे बॉस ऑर्डर देगा वैसे वैसे ही ये काम करेगा। तो उसी तरह जो इफ है, इफ कैसा है? सबसे पहले तो इफ कैसे क्लॉज, यहाँ पे इफ के साथ वाला जो क्लॉज क्या होता है? ये डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इफ वाला जो क्लॉज होता है वो डिपेंडेंट होता है, दूसरे क्लॉज पे आश्रित होता है। इफ वाले क्लॉज का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, अधूरा मीनिंग होता है। तो ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट किस पे है? अपने बॉस पे। इसीलिए हम इफ वाले क्लॉज को क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मतलब ये किसी के नीचे है, ये किसी पे आश्रित है, ये डिपेंडेंट है, इसका खुद का मीनिंग नहीं है। ओके, ठीक है, ये है। तो इफ को सबऑर्डिनेट मानेंगे। तो याद रखना कि सबऑर्डिनेट क्लॉज किसको बोलते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन किसको बोलते हैं। तो याद रखो कि अच्छा, पहले मैंने क्या कर दिया, पहले मैंने शायद कोऑर्डिनेटिंग कर दिया, कोई बात नहीं है, कोऑर्डिनेटिंग भी आपको अलग से बताऊंगी, ठीक है। पहले सबऑर्डिनेट बता दिया, जैसे मैंने लिखा अनलेस आई वर्क, जब तक मैं मेहनत नहीं करूंगी ना, मैं सफल नहीं होंगी। आई विल नॉट सक्सीड। मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि इस वाक्य में कौन सा कंजंक्शन लग रहा है, कौन सा लग रहा है कि आपको कंजंक्शन है। एक बार क्लास को क्विट करके फिर से ज्वाइन करिए। अनलेस कंजंक्शन है। वेरी वेरी गुड। कैसे पता चला कि अनलेस कंजंक्शन है? अब बोलोगे मैम क्योंकि ये जोड़ रहा है ना। किसको जोड़ रहा है? जब तक मैं मेहनत नहीं करूंगा ना, मैं सफल नहीं होऊंगा। ये देखो, सब्जेक्ट और वर्ब, और सब्जेक्ट और वर्ब। सबसे पहले तो प्रूफ करो कि अनलेस कंजंक्शन है। अनलेस कंजंक्शन इसलिए है कि ये वाक्य में, ये यहां से लेकर यहां तक जो वाक्य है उसमें दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। ये क्लॉज है और ये दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है, ये अनलेस कंजंक्शन है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मुझे बताओ कि ये वाला क्लॉज कौन सा है? अनलेस आई वर्क कौन सा क्लॉज है? कौन सा क्लॉज है? मतलब इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? अगर मैं यहां तक बोल के रुक जाऊं तो क्या इसका सेंस आएगा? जब तक मैं मेहनत नहीं करूंगी,
और फुल स्टॉप दे दिया, तो अधूरा लग रहा है ना। जो क्लॉज का अधूरा सेंस आ रहा है वो डिपेंडेंट है, वो आश्रित है, ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। और आई विल नॉट सक्सीड, मैं सफल नहीं होंगी, ये इसका तो अपने आप में मीनिंग निकल रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इस वाक्य में दो क्लॉजेस आए हैं, एक आया है डिपेंडेंट और एक आया है इंडिपेंडेंट। जब भी वाक्य में कोई कंजंक्शन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को जोड़ रहा है ना, तो समझ लो कि वो सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट है। क्योंकि ये वाला जो क्लॉज है ना, इसका खुद का मीनिंग नहीं निकल रहा है, ये तो ये वाले क्लॉज के अंडर काम कर रहा है, ये तो आश्रित है ये वाले क्लॉज पे, इसीलिए ये सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट है। अगर मैं ऐसा लिखती, ही सेड दैट ही वुड कम, उसने कहा कि वो आएगा, ठीक है, उसने कहा था कि वो आएगा। अब देखो ही सेड, इसका अपना में मीनिंग निकल रहा है, यस उसने कहा था, ये सब्जेक्ट, ये कहीं से भी अधूरा नहीं निकल, ये देखो ये क्लॉज है, और ही वुड कम ये भी एक क्लॉज है, ठीक है, और इन दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है ये कंजंक्शन। सबसे पहले तो ये कंजंक्शन है, बाद में हम देखेंगे सबऑर्डिनेट है या क्या है। अब देखो ही सेड, उसने कहा, तो ये कहीं से भी कुछ अधूरा मीनिंग नहीं दे रहा है। अनलेस आई वर्क तो अधूरा दे रहा था, बट ये कहीं से भी अधूरा मीनिंग नहीं दे रहा है, इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। और ही वुड कम ये भी इंडिपेंडेंट है। तो जब भी वाक्य में दो इंडिपेंडेंट, जो एक दूसरे पे आश्रित नहीं है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया, और वो दो इंडिपेंडेंट को जो जोड़ रहा है ना, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बनाना। जैसे आप आपस में दो लोग कोऑर्डिनेशन बनाने के चलते हैं ना, क्यों? दोनों की पोजीशन सेम है, दोनों की पोजीशन सेम है, एक दूसरे पे ये आश्रित नहीं है, तभी तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनता है। तो जब भी वाक्य में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया, एक दूसरे पे कोई आश्रित नहीं है, तो वो वाला कंजंक्शन कोऑर्डिनेट होता है, और आश्रित होने वाला जो है वो सबऑर्डिनेट होता है। ठीक है, इसको मैं अलग अलग से पढ़ाऊँ। तो पहले हम कंजंक्शन का टाइप्स देखते हैं। ठीक है, कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब कोई पूछे कि अगर आपको वाक्य में पहचानना हो कि ये कौन सा कंजंक्शन है, तो और लिखा हुआ मिल जाए कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं ना जो दोनों की लेवल सेम है, कोई किसी पे आश्रित नहीं है, वैसे वाले में हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करते हैं। कहने का मतलब है कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस दो होता है जो दो इंडिपेंडेंट, जो एक दूसरे पे आश्रित नहीं है, इंडिपेंडेंट वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस को जोड़ता है। ठीक है, उसको हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बोलते हैं। जैसे कि एंड, बट, येट, एज वेल एज, मैं सबको अलग अलग से पढ़ाऊंगी। सो, देयरफॉर, ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये सब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का एग्जाम्पल। इसमें आप और भी लिख सकते हो, और ये सब कोऑर्डिनेट है, आपस में कोऑर्डिनेशन। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ऊंचा है कोई बहुत नीचा है, दोनों समांतर है। लिखा मैंने राम एंड हिज फ्रेंड, राम एंड हिज फ्रेंड वॉज बिजी। फिर लिखा ही वर्कड हार्ड, इसमें आप और बट, ही वर्कड हार्ड, थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल दे रही है। ही वर्कड हार्ड, बट ही फेल्ड। देखो कहीं से कोई चीज आश्रित नहीं है। यहां देखो एंड, ये एंड कोऑर्डिनेशन बना रहा है राम और उसके दोस्त में। तो यहाँ जो ये क्या, कौन सा कंजंक्शन है? ऐसा नहीं है कि एक दूसरे पे आश्रित है ये दोनों वर्ड, राम अलग है दोस्त अलग है। राम एंड हिज फ्रेंड वॉज नहीं होगा, वर होगा, बिजी। ठीक है, तो ये एंड कौन सा कंजंक्शन हो गया? कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इसलिए है क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है। देखो ये क्या है, ही वर्कड, उसने कड़ी मेहनत किया, इसका भी खुद का मीनिंग निकल रहा है। ये कैसा क्लॉज है? इंडिपेंडेंट है। उसने कड़ी मेहनत किया, इसका खुद का मतलब निकल रहा है, और वो फेल हो गया, ये भी सब्जेक्ट वर्ब है, तो ये भी इंडिपेंडेंट है ना। और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ रहा है ये बट, तो ये बट कौन सा कंजंक्शन हो गया? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ओके, दोनों इंडिपेंडेंट है,
जब भी दो इंडिपेंडेंट आ गया ना, इंडिपेंडेंट मतलब दोनों में से किसी एक को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, दोनों का अपना खुद में मीनिंग निकल रहा है, तो उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, सबको अलग अलग हम करेंगे। एंड, बट, येट, एज वेल एज, सो, देयरफॉर, ये सब सिर्फ आपको बता देना कि कोई भी एग्जाम स्टेट लेवल का भी फेस करने जा रहे हो तो दिक्कत ना हो। जो बच्चे हमारे आरआरबी पीओ का एग्जाम देने वाले हैं, वो 1 बजे जो प्रैक्टिस बैच चलता है ना, ट्यूसडे और थर्सडे को जो प्रैक्टिस बैच है 1 बजे वाला, वहां पे जरूर आइएगा, थोड़ा सा हाई लेवल रहेगा। ये हो गया। अब आ गया सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मतलब सबऑर्डिनेट मतलब एक बॉस है और आप उसके नीचे हो, तो इसका मतलब है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम होता है ना, एक इंडिपेंडेंट को, जो इंडिपेंडेंट है वो तो बॉस है और जो उसके अंदर आश्रित है वो तो उसका सबऑर्डिनेट है। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम होता है ना इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को जोड़ना। ठीक है, इसमें आपका एग्जांपल्स में आ जाता है इफ, सिंस, फॉर, व्हेन, एज सून एज, लेस्ट। लेस्ट का मतलब होता है अदरवाइज, सबको अलग अलग करवाऊंगी। वाइल, वाइल भी करवाऊंगी। ठीक है, वाइल का एक मतलब अन्यथा होता है, जबकि होता है, और एक वाइल का मतलब दौरान होता है। वाइल, बिफोर, अनटिल, टिल, ये सब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का एग्जांपल। कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें दोनों इंडिपेंडेंट हो, दोनों इंडिपेंडेंट हो, दोनों में से किसी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। और सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट मतलब एक आपका गुलाम है, इसमें एक डिपेंडेंट रहेगा और एक इंडिपेंडेंट रहेगा, जैसे इफ वाले सेंटेंस। आई वर्क तो इंडिपेंडेंस है, लेकिन इफ आई वर्क नहीं होगा ना। एग्जाम्पल याद नहीं करना है सचिन, ये सब एग्जाम्पल याद थोड़ी करना है, ये तो सेंटेंस देख के आपको समझना है। किसने बोला इसको याद करना है? ये तो मैं एग्जाम्पल्स आपको दे रही हूँ, देखो लिख के दे रही हूँ कुछ एग्जाम्पल्स, रटना कहाँ से है? ये देखो, मैंने लिखा आई विल वेट अंटिल ही कम्स, जब तक नहीं आ जाता ना मैं वेट करूंगा। ठीक है, दूसरा, अनलेस वाला ले लो, अनलेस यू वर्क यू विल नॉट सक्सीड। तीसरा, सिंस, याद नहीं करना है, सिंस ही वॉज इल ही कुडेंट कम, बीमार था इसलिए नहीं आ पाया। अब देखो यहाँ पे अंटिल कंजंक्शन है, जोड़ रहा है ना, जब तक तुम नहीं आ जाते ना मैं वेट करूंगा, कंजंक्शन है। ये देखो ये क्या है? सब्जेक्ट, और ये क्या है? वर्ब। और सब्जेक्ट वर्ब को कौन जोड़ रहा है? क्लॉज। ये क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज है, और इन दोनों क्लॉजेस को ये जोड़ रहा है कंजंक्शन। अब हमें देखना है कि ये कौन सा कंजंक्शन। याद तो कुछ करना ही नहीं है, याद तो वोकैब करना है। अनलेस यू वर्क, जब तक मेहनत नहीं करोगे ना आप सफल नहीं होगे। ये देखो सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि कंजंक्शन हमेशा सेंटेंस के शुरुआत में ही होगा, कंजंक्शन सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है। ये सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ कंजंक्शन बीच में था और यहाँ का कंजंक्शन शुरू में। ओके, और ये देखो सब्जेक्ट और वर्ब, और यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब, और दोनों को जोड़ रहा है ये। अब यहाँ भी देखो ये सब्जेक्ट और वर्ब क्लॉज, और यहाँ पे भी सब्जेक्ट और वर्ब ये क्लॉज। तो यहाँ पे दोनों क्लॉज को कौन जोड़ रहा है? सिंस जोड़ रहा है। अब देख लो कि कौन कौन सा क्लॉज है। देखो आई विल वेट, मैं वेट करूंगा ना, जब तक कि वो नहीं आ जाता मैं वेट करूंगा। तो अब देखो ये वाला क्लॉज कैसा है? आई विल वेट का तो अपना सेंस आ रहा है, तो ये तो इंडिपेंडेंट है। बट ये वाला देखो, अंटिल ही कम्स, अंटिल ही कम्स मतलब जब तक नहीं आ जाता,
कुछ अधूरा सा लग रहा है ना, लग रहा है ना, जब तक वो नहीं आ जाता इस क्लॉज को किसी के सहारे की जरूरत है, तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट वाला हो गया। तो इस वाक्य में एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आ गया ना, तो वो कंजंक्शन को हम सबऑर्डिनेट बोलेंगे। अगेन यहाँ पे ये वाला डिपेंडेंट है और ये वाला इंडिपेंडेंट है। जब भी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट आ गया तो वहां का जो कंजंक्शन है वो हो जाएगा सबऑर्डिनेट। यहाँ पे देखो, चूंकि वो बीमार था, ये अपने आप में अधूरा है। चूंकि वो बीमार था इतना बोल के छोड़ दूंगी तो सेंस नहीं आएगा ना, वो डिपेंडेंट है। ये है ही कुड नॉट कम, इंडिपेंडेंट। तो यहाँ जो सेंस है दैट इज सबऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग। इतना दूर बता दो, क्लियर है, आगे बढ़े। क्लियर है, सबऑर्डिनेट। हाँ, अब हम तीसरा पे चलते हैं। एक होता है हाँ चलो इसको तो बहुत, एक होता है कोरिलेटिव। ठीक है, कोरिलेटिव कंजंक्शन बस याद रखना। कोरिलेटिव कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं, अभी मैं सब कंजंक्शन को अलग अलग पढ़ाऊंगी। ठीक है, अभी बस मैं थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू बता देना चाह रही हूँ कि कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है। कोरिलेटिव कंजंक्शन वो कंजंक्शंस होते हैं ना जो जोड़े में यूज होता है, पेयर में, पेयर। जैसे जैसे आपने पढ़ा होगा ना, इधर के साथ और, इधर और, या तो ये या तो वो, नीदर। सबको अलग अलग से मैं करवाऊंगी, टेंशन मत लेना, बस अभी मुझे बता देना। नीदर के साथ नॉर, नीदर नॉर का मतलब है ना तो ये ना तो वो। एक होता है नॉट ओनली, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब है सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी। ऑल्दो के साथ, ऑल्दो के साथ येट का कॉम्बिनेशन आता है, वेदर के साथ और का आता है। ठीक है, ये सारे कंजंक्शंस क्या होते हैं, ये सारे कंजंक्शंस को हम कोरिलेटिव बोलते हैं। देखो, ईदर और का पेयर होता है। नीदर के साथ, नीदर नॉर मतलब ना तो ये ना तो वो। नॉट ओनली बट ऑल्सो मतलब सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी। तो ऑल द कंजंक्शंस जो पेयर में यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन। आप बोलोगे कि मैम इधर के साथ भी तो और आता है और नीदर वेदर के साथ भी तो और आता है। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इधर के साथ जब और आता है ना तो हम चूज करते हैं, इधर और, इधर राम और श्याम चूज कर रहे हैं, या तो राम या तो श्याम। और वेदर के साथ जब और आता है ना तो तब वो डाउट के सेंस में यूज होता है। आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, मुझे नहीं पता है कि आएगा कि नहीं आएगा, मतलब मेरे मन में डाउट है। तो अलग अलग हम पढ़ेंगे। अनसर्टेनिटी के लिए हम वेदर के साथ और लगाते हैं, अदरवाइज चूज करने के लिए इधर के साथ और लगा। एक दो एग्जाम्पल लिख लीजिए, बेसिक है। बस मुझे थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल्स के थ्रू बता देना है कि सबऑर्डिनेटिंग, जैसे आपके एग्जाम में ना कोई वर्ड को अंडरलाइन कर दिया, कोई कंजंक्शन को अंडरलाइन कर दिया और फिर पूछ दिया, इतना तो आपको पता चल गया कि बट कंजंक्शन होता है, बट ये भी तो पता चलना चाहिए ना कौन वाला कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट वाला है या सबऑर्डिनेट वाला है। तो इसको रटोगे थोड़ी, सेंटेंस देख के आपको समझ में आ जाएगा ना। जहां डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है वो है सबऑर्डिनेट, और जहां दोनों इंडिपेंडेंट है वो कोऑर्डिनेट है। ओके, थोड़ा सा स्पीड में लिखिए। देखो भाई, इस बैच ये बैच ऐसा है ना, लिखिए लिखिए लिखिए, आप आराम से लिखिए। ये बैच ऐसा है कि इस बैच में लेट नहीं करना है। इस बैच के खत्म होते होते तक आपका 2024 वाला सीजीएल आ जाएगा। तो इस बैच में ना बहुत ज्यादा धीरे धीरे भी नहीं जाना है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए। इतना ब्लू ग्रीन और रेड प्लेन से मत लिखिए, ऐसा नोट्स को स्पीड में बनाइए ताकि वो नोट्स को सिर्फ आप ही समझ पाए। क्योंकि मुझे जो बच्चे इस बैच में एडमिशन लिए हैं, आई थिंक कि मैक्सिमम का टारगेट 2024 वाला सीजीएल है ही। 2024 वाला सीजीएल जो कि आपका सितंबर लास्ट या अक्टूबर में होगा। और अभी मुझे मीटअप में कई सारे बच्चे मिले हैं जो स्टेनो को भी टारगेट कर रहे हैं। इस बार उनका स्टेनो में ग्रुप डी में हुआ है,
अब उनका टारगेट है अगले साल के स्टेनो एग्जाम में ग्रुप सी, और स्टेनो का एग्जाम भी अक्टूबर में ही है। एनडीए वाले बच्चों का भी एग्जाम आ रहा है सितंबर अक्टूबर अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब आने वाले 6 मंथ्स में सब एग्जाम्स है। ओके, आने वाले सब एग्जाम्स में मंथ्स में सब एग्जाम है ना, तो बहुत धीरे धीरे नहीं जाओ, थोड़ा सा आप अपनी तरफ से स्पीड बढ़ा लो, मेरे को स्लो मत करो। कोरिलेटिव कंजंक्शन हो गया। अब आ जाओ, अब असली कहानी, जहां जहां भी मैं नोट लिख रही हूं ना, ठीक है, अभी मैंने आपको 3 कंजंक्शन पढ़ाया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिव वाला और फिर कोरिलेटिव वाला। जहां भी नोट लिख रही हूं तो समझ जाओ कि वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम एक और कंजंक्शन पढ़ने वाले हैं। अब आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने वो पढ़ाया, बट पढ़ाया, ठीक है, बट, तो बट में, बट को आपने कौन सा कंजंक्शन पढ़ाया? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे मैंने लिखा ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, और यहां पे लिख दिया है बट, और बट कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट है कोऑर्डिनेट। लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में, और कोऑर्डिनेटिंग ही नहीं, बहुत सारे मेन कंजंक्शन होता है कोऑर्डिनेटिंग वाला, ठीक है, और एक तरह का कंजंक्शन का ही ये सब पार्ट है, ये मेन कंजंक्शन नहीं है। जैसे कंजंक्शन, जैसे आप पूछेगा, आपसे कोई पूछेगा ना, ऐसा रहेगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है या एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्स का मतलब क्या होता है? एडवर्स का मतलब होता है विपरीत। विपरीत मतलब एक ही कंजंक्शन, एक ही सेंटेंस में 2 ऑपोजिट बातें बोली जा रही है। एडवर्स का मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास। विरोधाभास मतलब ऑपोजिट, मतलब एक ही सेंटेंस में 2 ऑपोजिट बातें बोली जा रही है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये देखो, उसने कड़ी मेहनत की, ये तो पॉजिटिव है, ठीक है, ये तो पॉजिटिव है, और वो फेल हो गया, वो क्या है? नेगेटिव है। तो बट एक ऐसा कंजंक्शन है ना, ठीक है, जहां पे हम 2 ऑपोजिट चीजों के बारे में बात करते हैं। मैं घर से जल्दी निकला बट मैं लेट हो गया, मैंने कड़ी मेहनत की, मैं लेट हो गया, मैंने उसके साथ बहुत पोलाइटली बिहेव किया बट उसने मेरी बातों पे ध्यान नहीं दिया। तो बट वाला बट एडवर्सेटिव कंजंक्शन नहीं है। एडवर्सेटिव तो वो कोऑर्डिनेटिंग का ही हिस्सा है, ठीक है। तो ये मत करना कि पूछ देगा कि बट कौन सा कंजंक्शन है, तो आप बोलना कि बट है तो कोऑर्डिनेटिंग, बट वाला सेंटेंस में एडवर्सेटिव होता है, मतलब 2 विरोधाभास वाली बातें की जाती है, ठीक है। तो ये जो एडवर्सेटिव कंजंक्शन है ना, ये कहीं से भी कंजंक्शन का मेन प्रकार नहीं है। ओके, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव, ये सब मेन कंजंक्शन है, और उसी कंजंक्शंस में से कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो हम एडवर्स में यूज करते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लोज टेस्ट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, फिलअप्स में भी आपको हेल्प करेगा। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं जहां पे हम कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। कॉन्ट्रास्ट मतलब कुछ ऑपोजिट बताते हैं। विरोधाभास मतलब या तो पहला वाला पॉजिटिव दूसरा वाला क्लॉज नेगेटिव, या पहला वाला नेगेटिव और दूसरा वाला पॉजिटिव। अब आप इसको अच्छे से लिखो कि हमारे कॉन्ट्रास्ट वाले कंजंक्शन में कौन कौन सा कंजंक्शन आता है, क्योंकि यहां से भर भर के एरर्स आएंगे। पहले आप इसको लिखो, जीएचटी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, उसमें भी इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये वाला लिखो, अभी तक मैंने जितना समझाया है ना, उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ये सारे एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, ठीक है। एडवर्सेटिव आप बोलोगे कि मैम ये तो वैसे तो आपने इसको कोऑर्डिनेटिंग में पढ़ा है, बट कोऑर्डिनेटिंग का ही के अंदर ही उसी का एग्जांपल है एडवर्सेटिव। सबका मीनिंग मैं अलग अलग बताऊंगी। एडवर्सेटिव कंजंक्शन का मतलब समझ जाना, एडवर्स का मतलब है विपरीत, ऑपोजिट, कॉन्ट्रास्ट। यहाँ पे 2 ऑपोजिट विचार दिए जा रहे होंगे जो एक दूसरे का उल्टा है। आपका ये सबका एग्जाम्पल्स लिखिए, मैं सबको अलग अलग पढ़ाऊंगी।
अब सबका मतलब बता रही हूँ एडवर्सेटिव, एग्जाम्पल भी दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल के थ्रू ही बताऊंगी क्योंकि इसको डिटेल में डिस्कस करना है, यहाँ से भर भर के एरर्स आएगा। बट का मतलब होता है ना लेकिन, उसने कड़ी मेहनत की लेकिन फेल हो गया। लेकिन वाला सेंटेंस में एक पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे उसने कड़ी मेहनत नहीं की लेकिन पास हो गया, वैसे ऐसा कम ही होता है। यट, यट का मतलब होता है फिर भी, उसने कड़ी मेहनत की यट ही फेल्ड, फिर भी। वाइल, वाइल का दो मतलब होता है, एक मैं सबको बताऊंगी, वाइल का मतलब होता है जबकि, एक वाइल का मतलब दौरान भी होता है, इसको मैं अलग से करूंगी। कैसे पहचानेंगे एडवर्सेटिव है, मैं सब बता रही। वेराज, वाइल, वेराज का मतलब भी होता है जबकि, जबकि उसने कड़ी मेहनत की फिर भी फेल हो गया। हाउएवर, हाउएवर का मतलब अगर हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे क्या क्या, हिंदी इंग्लिश वाले, हालांकि, हालांकि कड़ी मेहनत की बेचारा फेल हो गया। कड़ी मेहनत की स्टिल अच्छे नंबर नहीं आए, स्टिल का मतलब भी फिर भी, सब बताऊंगी मैं, पहले आप लिखो। नेवरदीलेस, नॉनदीलेस का मतलब भी होता है, ये भी कंजंक्शन, इसका मतलब भी होता है फिर भी, कड़ी मेहनत की फिर भी फेल हो गया। ओके, बहुत डिटेल में करेंगे सब, आप बस मुझे टाइम तो दो ना, क्वेश्चंस मत करो। ऑल्दो और दो, इसका मतलब है यद्यपि, दो, दो उसने कड़ी मेहनत की फेल हो गया। ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब भी होता है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, कड़ी मेहनत के बावजूद भी फेल हो गया, सब कंजंक्शन है। इवन इफ, इवन दो, इवन इफ वो कड़ी, इवन इफ वो कड़ी मेहनत करेगा फिर भी फेल हो जाएगा, तो मतलब सबका मतलब होता है ना, इवन इफ और इवन दो का मतलब फिर भी, सब तो हिंदी लिख दिया। तो ये सारे जितने भी कंजंक्शंस होते हैं ना, ये कैसा सेंटेंस में यूज होता है, ये एडवर्ड्स वाले सेंटेंस में यूज होता है। सबका एग्जाम्पल दूंगी। क्या होता है एडवर्स, कैसे क्या है, सब बता रही। अगर क्वेश्चन में आ गया ना सचिन, तो बट को सब ऑर्डिनेट, सॉरी, कोऑर्डिनेटिंग मानोगे, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग का ही, कोऑर्डिनेटिंग के अंदर का ही एक प्रकार है एडवर्सेटिव। इवन इफ कोरिलेटिव नहीं है, इवन इफ एक साथ यूज होता है, कोरिलेटिव नहीं है। लिख लिया, लिख लिया, अब आ जाओ, अब अलग अलग करेंगे। बट वाला तो आपको वैसे करवा दिया, बता रही हूँ कैसे कैसे आपको लिखना है। ये देखो, बट वाला हो गया, लाइन से बता रही, ठीक है, जैसे बट वाला तो लिखवा ही दिया मैंने, पर लिख लो। ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, बट ही फेल्ड, ये सेंटेंस में बट को कंजंक्शन का काम करना है। ठीक है, ये कंजंक्शन सेंटेंस में बट को कंजंक्शन का काम करना है, और बट कंजंक्शन का काम कर भी रहा है। उसने कड़ी मेहनत की, कड़ी मेहनत की क्या है, कड़ी मेहनत की पॉजिटिव है, और फिर भी बेचारा फेल हो गया, ये क्या है, नेगेटिव है। तो ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट है ना, विरोधाभास जा रहा है। अरे कड़ी मेहनत की थी तो उसको पास हो जाना चाहिए था ना, बट वो फेल हो गया। तो बट यहाँ पे कंजंक्शन है, और कैसा सेंटेंस में यूज होता है, एडवर्सेटिव। एडवर्स का मतलब है कॉन्ट्रास्ट वाले वाक्य जब भी आ गया ना, उसमें आप एंड का, सॉरी, बट का यूज करना। एंड का यूज हम कॉन्ट्रास्ट में नहीं करते हैं। ये देखो, ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड एंड ही सक्सीडेड। देख रहे हो, एंड वाले सेंटेंस में ना दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव जाएगा। जैसे ही डिडंट वर्क, he didn't work and he failed। सेंटेंस देखना जरा, he worked hard क्या है, पॉजिटिव है, और वो सक्सीड, सफल भी हो गया, ये पॉजिटिव।
अगेन देखो, ही डिडेंट वर्क क्या है, नेगेटिव, और ही फेल ये भी नेगेटिव। तो एंड वाला जो वर्ड होता है कहीं से भी, एंड वाला वर्ड कहीं से भी कॉन्ट्रास्ट में यूज नहीं होता है। एंड वाले कंजंक्शन में, एंड कंजंक्शन या तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेगा या तो नेगेटिव से नेगेटिव से जोड़ेगा। एंड वाला सेंटेंस में कहीं से कॉन्ट्रास्ट नहीं होता है, बट वाले सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट होता है। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया ही इज स्मार्ट बट वाइज, ये गलत कंजंक्शन है ना। ठीक है, ही इज स्मार्ट, वो स्मार्ट है लेकिन समझदार भी है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, ही इज स्मार्ट बट वाइज, तो वो स्मार्ट है परंतु समझदार है, तो ये जो स्मार्ट वर्ड है ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, और दोनों पॉजिटिव में हम बट का यूज तो नहीं करेंगे ना, बट वाला यूज तो विरोधाभास कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है, यहाँ का बट रॉन्ग था। एंड लगाओगे, एंड लगाओगे, कभी कभी आपको ऐसा भी मिल जाएगा, शी इज ब्यूटिफुल बट फूलिश, सुंदर है बट बेवकूफ है, तो ये तो सही है, ये तो सही है ना। देखो, फुलिश होना एक नेगेटिव है और सुंदर होना एक पॉजिटिव है, तो ये कॉन्ट्रास्ट जा रहा है ना, सुंदर है बट है तो बेवकूफ, तो कॉन्ट्रास्ट में हम यूज करेंगे। अगर ऐसा रहता शी इज ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट, तब हम लगा देते हैं। एडवर्सेटिव में हाँ बहुत सारे एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, सिर्फ बट ही नहीं होता है। कहने का मतलब है कि बट का यूज हमेशा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में करना। ठीक है, और एंड का यूज में दोनों, एंड का यूज कॉन्ट्रास्ट में नहीं होता है, एंड का यूज या तो दोनों पॉजिटिव होगा दोनों नेगेटिव हो। एज वेल एज के साथ टू नहीं लगाते, एज वेल एज और टू दोनों एक ही सेंस दे रहा है ना, तो दोनों में से कोई एक लगाना। एग्जाम में कैसा सेंटेंस आएगा सब बताऊंगी, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ओके, और अब देखो मैंने बट वाला करवा दिया, एक एक सेंटेंस को मैं आपको अलग से करवाऊंगी। ठीक है, सबका मतलब कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है, बट करवा दिया आपको। अब हम आते हैं येट पे। येट कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, येट, ये जो येट का ना दो मतलब होता है। एक येट का मतलब होता है लेकिन, और एक येट का मतलब होता है अब तक। यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि अरे मैम ने तो बोला है कि येट वाला सेंटेंस हमेशा कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है, येट वाला सेंटेंस हमेशा कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है, लेकिन येट का वाक्य में लेकिन वाला सेंस आए तो कॉन्ट्रास्ट होगा। लेकिन एक येट का मतलब होता है अब तक, तो वो वाले सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट नहीं डालोगे, वो सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट मत डालना। ओके, साथ साथ ना स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर करते जाना है, बाद में पढ़ोगे तो दिमाग में जो डाउट आएगा यहीं पे क्लियर कर लो। जहां येट का मतलब लेकिन के सेंस में, मैंने क्या बोला कि येट वाला सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट में तब आएगा ना जब वाक्य में येट किसका काम करेगा, लेकिन के सेंस में रहेगा और वो कंजंक्शन रहेगा, कंजंक्शन। लेकिन कभी कभी येट वाला सेंटेंस अब तक के सेंस में जाता है जो कि टाइम बताता है, और जब वो टाइम बताएगा तो वो एडवर्ब का काम करेगा। तो वाक्य में जब येट एडवर्ब का काम करेगा तो वहां पे कॉन्ट्रास्ट मत रखना, क्योंकि दिमाग में आ जाएगा कि ऐसा सेंटेंस आ गया, ही हैज नॉट कम येट, ही हैज नॉट कम येट। आप बोलोगे हाँ अब तक नहीं आया, और आप बोलोगे कि मैम ने तो बोला है कि येट वाला सेंटेंस हमेशा विरोधाभास जाता है, बट यहाँ तो कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ का येट कंजंक्शन है ही नहीं। यहाँ का जो येट है ना ये कंजंक्शन है ही नहीं। येट जब कंजंक्शन का काम करेगा ना तो दो क्लॉज को जोड़ेगा जिसमें से एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव रहेगा, कॉन्ट्रास्ट का सेंस जा रहा है। यहाँ का येट कंजंक्शन कहाँ से हो जाएगा, यहाँ का येट तो किसी से जोड़ ही नहीं, किसी को जोड़ ही नहीं रहा है। ये देखो, ही सब्जेक्ट है और हैज नॉट कम वर्ब है। ठीक है, तो ये क्लॉज हो गया। अब दूसरा तो कोई क्लॉज कहीं पे दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, ये दूसरा तो कोई क्लॉज दिख ही नहीं रहा, तो यहाँ का येट कंजंक्शन नहीं है। अब पूछोगे कि यहाँ का येट क्या है, ये येट किसकी विशेषता बता रहा है, ही येट नहीं है,
ही हैज नॉट कम, ये कम की विशेषता बता रहा, और कम वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। तो यहाँ का येट कंजंक्शन है ही नहीं और कॉन्ट्रास्ट नहीं बताएगा, ठीक है, नहीं बताएगा यहाँ का येट। यहाँ का येट एडवर्ब है, और जब येट एडवर्ब का सेंस जाएगा ना तो वहां मतलब अब तक लिख लेगा। जहाँ का येट टाइम बताएगा वो अब तक नहीं आया, टाइम बता रहा है ना, और टाइम बता रहा है इसका मतलब है एडवर्ब है, वहां कॉन्ट्रास्ट मत रखना, वहां कॉन्ट्रास्ट मत रखना। लेकिन मैंने लिखा ही स्टार्टेड अर्ली, उसने जल्दी स्टार्ट किया, येट ही डिडंट रीच ऑन टाइम, उसने जल्दी स्टार्ट किया। ये सब आपको बहुत हेल्प करेगा क्लोज टेस्ट में। क्लोज टेस्ट में आपको पढ़ के देखना है। क्लोज टेस्ट में क्या करेंगे ना, क्लोज टेस्ट में क्या होता है ना कि आपके ऑप्शंस में प्रेपोजिशन वाला भी 4 ऑप्शन आता है और कंजंक्शन वाला तो बहुत आता है। तो कंजंक्शन में एंड भी रहेगा, और भी लगा देंगे, बट भी लगा देंगे। तो देख लेना जहां सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट जा रहा है तो एंड और मत लगाना, वहां बट लगाना, ठीक है। अब ये सेंटेंस देखो, यहाँ यट का मतलब अलग निकल रहा है। उसने जल्दी स्टार्ट किया, फिर भी वो टाइम से नहीं पहुंचा, तो यहाँ यट का मतलब है लेकिन फिर भी। और यहाँ का यट कंजंक्शन है ना, ठीक है, यहाँ का यट कंजंक्शन है। कैसे पता चला, सब्जेक्ट और वर्ब क्लॉज, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट और वर्ब क्लॉज, और दोनों क्लॉज को ये येट जोड़ रहा, तो इतना तो पता चल गया यहाँ का येट कंजंक्शन है। और यहाँ येट का मतलब अब तक का सेंस नहीं दे रहा है, उसने जल्दी स्टार्ट किया फिर भी नहीं किया, तो ये कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट में यूज हो। नॉट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नॉट भी एडवर्ब है नॉट भी एडवर्ब है। अभी आप लोग इतना सारा चीज एक साथ पूछोगे ना, नॉट भी एडवर्ब है ये। अच्छा ठीक है, स्टूडेंट ने पूछ दिया कि मैम नॉट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये नॉट किसकी विशेषता बता रहा है, ये भी कम की बता रहा है, तो ये भी एडवर्ब है, और येट भी एडवर्ब है, ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ये येट एडवर्ब ऑफ टाइम है, और मैं एडवर्ब चैप्टर में पढ़ाऊंगी। ये जो नॉट है ना, इसको एडवर्ब ऑफ नेगेशन बोलते हैं, ना का सेंस है, ये भी तो एडवर्ब ही है। विराट कोहली मेड 80 रन येट इंडिया लॉस्ट द मैच। विराट कोहली ने 80 रन बनाया, फिर भी इंडिया मैच जीत गया। वैसे इंडिया मैच जीत गया, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, आप सेंटेंस देख के तो समझ ही जाओगे कहाँ येट विरोधाभास के सेंस में है और कहाँ येट कॉन्ट्रास्ट के सेंस में। येट वाला भी हो गया, कंफ्यूज मत होना। अब आ जाओ वाइल। वाइल वाले में भी कंफ्यूज हो सकते हो, ऐसे लिख देना ना, आगे जाके आपको कंफ्यूज करेगा। अब मैं सिंपली लिख दूं कि स्टूडेंट्स वाइल वाला जो है ना, वाइल वाला सेंटेंस को हमेशा कॉन्ट्रास्ट में यूज करते हैं। भाई कब 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 कब, जब वाइल का मतलब वाक्य में जबकि निकले, जबकि उसने कड़ी मेहनत की, फेल हो गया, कंजंक्शन होता है। और एक वाइल जो है ना, एक वाइल प्रेपोजिशन भी होता है, और वहां का वाइल टाइम बताता है, और वहां वाइल का मतलब दौरान होता है। टाइम बताने के सेंस में नो कॉन्ट्रास्ट, नो कॉन्ट्रास्ट। जैसे ही गॉट हर्ट वाइल प्लेइंग, खेलने के दौरान उसको चोट लग गई। अब बोलोगे कि मैम यहाँ पे कहाँ कॉन्ट्रास्ट वगैरह यूज हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट नहीं चाहिए, ठीक है। ये देखो, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लोज। क्या मैं इसको कंजंक्शन मान सकती हूँ, यहाँ के वाइल को कंजंक्शन मान सकती हूँ? नहीं मान सकती हूँ, क्योंकि कंजंक्शन तो बहुत वफादार टॉपिक है। ये क्लॉज है ना, कंजंक्शन का काम होता है क्लॉज को क्लॉज से जोड़ना, तो यहाँ भी तो क्लॉज आना चाहिए ना। अगर मैं इसको कंजंक्शन मानती, सपोज कंजंक्शन मानती, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब है, तो इसके बाद भी तो सब्जेक्ट वर्ब आना चाहिए, बट यहाँ तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये कंजंक्शन नहीं है। यहाँ का जो वाइल है ना, ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है नाउन के फॉर्म में। आगे जाके मैं बताऊंगी, कभी कभी नाउन आईएनजी फॉर्म में होता है, जिसको हम जेरेंड बोलते हैं।
ठीक है, ये हम बाद में वर्ब चैप्टर में समझेंगे। बस मान लो कि यहाँ का वाइल प्रेपोजिशन है, कहने का मतलब है कि वाइल प्रेपोजिशन भी होता है और वाइल कंजंक्शन भी होता है। अगर वाइल को हम कंजंक्शन के रूप में यूज कर रहे हैं तब कॉन्ट्रास्ट डालना, लेकिन अगर हम वाइल को प्रेपोजिशन के रूप में यूज कर रहे हैं, यहाँ वाइल टाइम बता रहा है, यहाँ वाइल का मतलब है दौरान, खेलने के दौरान उसको चोट लग गई, अगर दौरान का सेंस आए तो वहां पे कॉन्ट्रास्ट नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं। ओके, एक तो वाइल नाउन भी होता है, एक तो वाइल नाउन भी होता है, ही वेटेड फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल मतलब एक क्षण के लिए वेट करना। एक वाइल वर्ब भी होता है, वो सब बाद में पढ़ेंगे। और फिर मैंने लिखा वाइल ही ट्राइड हिज बेस्ट ही कुडंट सक्सीड। जबकि यहाँ वाइल का मतलब दौरान का सेंस नहीं आ रहा है ना, जबकि उसने अपना बेस्ट से बेस्ट दिया बट फिर भी बेचारा सफल नहीं हो पाया। तो देखो यहाँ पे, यहाँ वाइल कंजंक्शन नहीं, प्रेपोजिशन नहीं है। आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे वाइल प्रेपोजिशन क्यों नहीं है, बताओ। अगर वाइल प्रेपोजिशन होता तो उसके बाद ही आता, बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि वाइल तो प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद तो हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, बट ही तो सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। तो वाइल यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं है। ये देखो, ये सब्जेक्ट और वर्ब है, क्लॉज, और यहाँ भी सब्जेक्ट और कुड नॉट कम वर्ब है, और दोनों क्लॉज को कौन जोड़ रहा है, ये वाइल। और यहाँ वाइल का मतलब दौरान नहीं है, जबकि बेचारे ने अपना बेस्ट से बेस्ट किया बट फिर भी सफल नहीं हो पाया। तो यहाँ का वाइल कंजंक्शन है जो विरोधाभास। देखो, उसने बेस्ट किया क्या है, पॉजिटिव, और फिर भी सक्सीड नहीं हुआ, नेगेटिव, तो कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। ओके, क्लियर है इतना दूर? तो कंफ्यूज मत होना कि अरे मैम ने तो बोला है यट वाला सेंटेंस हमेशा कॉन्ट्रास्ट होता है। जब यट का मतलब फिर भी होगा और कंजंक्शन के रूप में, अगर यट एडवर्ब है, टाइम बता रहा है, तो कॉन्ट्रास्ट मत करना। वाइल प्रेपोजिशन है, टाइम बता रहा है, तो वहां पे कॉन्ट्रास्ट मत डालना, जबकि का सेंस आए तो वहां डाल। बता दो, क्लियर है? आगे बढ़े। सिर्फ पढ़ा के ही नहीं चले जाना, बच्चों के दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन्स वगैरह होते हैं। क्लियर, ये भी हो गया। अब वेर एज का मतलब भी होता है, अब मैं सब एग्जांपल्स एक साथ दे रही हूँ, ठीक है। वेर एज का मतलब भी होता है जबकि, यहीं से लिख रही हूँ। रुको, वेर एज वाला एग्जाम्पल आप लिखते जाओ। नेवरदीलेस भी कॉन्ट्रास्ट होता है। ही विल श्योरली डिनाई, मेरे को पता है कि वो मुझे नकार देगा, नेगेटिव, बट फिर भी मैं उसके डिसीजन का वेट करूंगा, पॉजिटिव। तो नेवरदीलेस जो वर्ड होता है ना, ये भी कंजंक्शन है, ठीक है, और ये भी कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। लिख लो, नीचे वाला मत लिखना, नीचे वाला तो लिख लिया, कॉन्ट्रास्ट। नेवरदीलेस का मतलब है फिर भी, मेरे को पता है कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा, मेरे को पता है कि टाइम बहुत कम है बट फिर भी। नेवरदीलेस का मतलब है फिर में। और बट वाला मत लिखो, बट भी तो कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है, आपने बहुत बार लिख लिया। ही केम लेट, लेट से आया, नेगेटिव, बट फिर भी टीचर ने कुछ नहीं बोला, पॉजिटिव। थोड़ा सा टाइम दीजिए, एक ही दिन में सब नहीं पढ़ लेना है। ब्यूटीफुल। बफरिंग, दो तीन का बफरिंग होता है ना, तो उसको नहीं मानना है ना, क्योंकि बहुतों का होगा तो वो आपके साइड से नेट का कुछ इश्यू है। अब जैसे आप लोग लिख लिया इसको ना, बहुत सारा चीज पढ़ने को है। जैसे हम लोग वाइल की बात कर रहे हैं, चलो अब आप बोल ही रहे हो, अभी तो मैंने वाइल को प्रेपोजिशन की तरह यूज करवाया। वाइल को कंजंक्शन भी होता है,
जो मैंने पार्ट ऑफ स्पीच में बताया भी था, फास्ट वर्ड को, जैसे फास्ट वर्ड बताया था ना, एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, उसी तरह वाइल प्रेपोजिशन भी होता है, कंजंक्शन भी होता है, वाइल नाउन भी होता है, और वाइल वर्ब भी होता है। वो तो सेंटेंस देख के डिसाइड करना होता है। जैसे जैसे मैंने लिखा, ही वाइल्ड अवे हिज टाइम, और फिर लिखा मैंने, प्लीज वेट, ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, फॉर अ वाइल, थोड़े समय के लिए, मेरे थोड़े देर के लिए वेट करो मेरे लिए भी। और फिर मैंने लिखा, आई गॉट हर्ट वाइल प्लेइंग, सब पढ़ेंगे अलग अलग से। फिर लिखा, वाइल ही वर्कड ही फेल्ड। देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल है, देख रहे हो विनोद, कितना इंग्लिश का ब्यूटी जो हम समझ नहीं पा रहे थे। ये देखो प्लीज, यहाँ पे आर्टिकल लगा है, आर्टिकल के बाद नाउन है, एक क्षण के लिए मेरे लिए वेट करो। और ही वाइल्ड अवे हिज टाइम, वो अपना टाइम को वाइल अवे कर रहा था। वाइल अवे का मतलब होता है ना, ये एक फ्रेजल वर्ब है, वाइल अवे का मतलब होता है बेकार की चीजों में अपना टाइम वेस्ट करना, ठीक है। वाइल अवे का मतलब होता है ना, स्पेंड टाइम, बिना एकदम बेकार का टाइम वेस्ट करना। तो यहाँ का वाइल वर्ब है, यहाँ का वाइल नाउन है, और यहाँ का वाइल प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद भी नाउन आ रहा है, और यहाँ का वाइल कंजंक्शन है। तो वाइल कंजंक्शन भी हो सकता है, प्रेपोजिशन भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, वो तो देखना है, वो तो देखना है। वाइल अवे वैसे मैंने आपको ईडियम्स वाले शीट में डाला हुआ है। वाइल अवे करना मतलब टाइम पास करना बिना कुछ किए। मैं अभी क्लास खत्म कर, आफ्टर शाम में, अभी तो मेरी यूट्यूब क्लास भी है, शाम में मैं आपको स्टूडेंट्स का एक नोट्स डलवाती हूँ, उसको एक बार देखना। लेकिन स्टूडेंट के नोट से नहीं पढ़ना है, वो तो उसका अपना नोट्स है, उसने एग्जाम निकाल लिया। समुद्र मंथन का नोट्स आपको खुद बनाना है, ठीक है। एक ये भी हो गया, आप बताऊंगी कैसे कैसे आता है। देखो, ही इज रिच, देखो अमीर है बट फिर भी कंजूस है। अमीर होना अच्छी बात है, बट कंजूस तो गलत है ना। कंजूसी, अमीर है तो जेनरस होना चाहिए ना। If a person is rich, he should be generous, but in spite of the fact that he is rich, he is a कंजूस, he is a miser। तो ये भी तो कॉन्ट्रास्ट है ना। He deceived me, still, हाँ अब still वाला भी करवाना है। देखो still का दो मतलब होता है, एक still का मतलब yet की तरह, अब तक, और एक still का मतलब है फिर भी। देखो, he is still working, ये स्टिल किसकी विशेष, अब तक काम कर रहा है, ये यहाँ का स्टिल टाइम बता रहा है, और यहाँ का स्टिल किसका काम कर रहा है, वर्किंग की विशेषता बता रहा है, और वर्किंग वर्ब है, और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड एडवर्ब होते हैं। तो यहाँ का स्टिल टाइम बता रहा है, और यहाँ का स्टिल एडवर्ब है, इसलिए यहाँ के स्टिल में कॉन्ट्रास्ट मत डालना, विरोधाभास में नहीं जाएगा, ठीक है। अब मैंने लिखा, ही वर्कड हार्ड, बहुत फेल करवाया, ही वर्कड हार्ड स्टिल ही फेल्ड। यहाँ स्टिल का मतलब अब तक थोड़ी निकल रहा है, यहाँ का स्टिल कंजंक्शन है ना, यहाँ का स्टिल कंजंक्शन है, और यहाँ स्टिल का मतलब होता है फिर भी। कड़ी मेहनत किया फिर भी फेल हो गया, कड़ी मेहनत करना पॉजिटिव, और फिर भी फेल हो गया नेगेटिव, तो ये कॉन्ट्रास्ट में जा रहा है। और यहाँ का स्टिल कंजंक्शन है, कैसे पता चला, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और यहाँ भी सब्जेक्ट है वर्ब है, और कंजंक्शन वफादार टॉपिक है, एक साइड ये क्लॉज है, एक साइड ये क्लॉज है, दोनों को ये जोड़ रहा है। स्टिल वाला भी याद रख, जहां स्टिल का मतलब फिर भी का सेंस जाए वहां पे कॉन्ट्रास्ट लगा देना, बट एक स्टिल का मतलब होता है अब तक। इतना तो स्मार्ट आप लोग हो ही, लगा ही लोगे। अभी हम लोग कल बहुत और इंपॉर्टेंट चीज करेंगे। देखो,
एक तो एग्जाम में एरर आता है सही जगह पे सही कंजंक्शन। एग्जाम में ना भर भर के एरर्स कहाँ से आता है, वो आप खुद जब प्रीवियस पेपर और मॉक्स बनाओगे तो आपको हेल्प करेगा। एक तो सही जगह पे करेक्ट कंजंक्शन यूज करो, देख लो कॉन्ट्रास्ट वाला है तो कहाँ कैसे यूज करना। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एरर कि जहां पे प्रेपोजिशन की जरूरत है वहां पे वो कंजंक्शन लगा देते हैं, और जहां कंजंक्शन की जरूरत है वहां पे वो प्रेपोजिशन लगा देंगे। कल इसको डिटेल में डिस्कस करें, ठीक है, कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप बोलोगे मैम इन स्पाइट ऑफ भी तो कॉन्ट्रास्ट होता है, जैसे इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क ही फेल्ड, कड़ी मेहनत के बावजूद भी वो फेल हो गया। और फिर मैंने लिखा ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। अब दोनों सेंटेंस तो कॉन्ट्रास्ट जा रहा है, कड़ी मेहनत के बावजूद भी फेल हो गया और उसने कड़ी मेहनत की वो फेल हो गया, दोनों तो कॉन्ट्रास्ट जा रहा है। तो आप बोलोगे मैम कैसे पता चलेगा कहाँ क्या लगाएंगे, कल हम लोग डिस्कस करेंगे। जो इंस्पाइट ऑफ होता है ना, ये प्रेपोजिशन होता है, ये भी कॉन्ट्रास्ट में ही यूज होता है, लेकिन बट भी कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है, बट वो कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन। तो आप बोलोगे मैम यहाँ आपने इंस्पाइट ऑफ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इंस्पाइट ऑफ प्रेपोजिशन है ना, और प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा, प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आएगा, बट यहाँ तो सब्जेक्ट वर्ब है, क्लॉज है, यहाँ कंजंक्शन चाहिए। ठीक है, तो एक स्टिल वाला हो गया, आज मुझे ये खत्म कर लेने दो। देखो दिस टेस्ट वाज वेरी, हाँ ये हो गया। ये देखो उसने मेरे को धोखा दिया, नेगेटिव, बट फिर भी मैं उस पर भरोसा करता हूँ, पॉजिटिव। तो ये विरोधाभास जा रहा है ना स्टिल। यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की येट फेल हो गया, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑल्दो के साथ येट को रिलेटिव कंजंक्शन आ रहा है। दूसरा आई एम बिजी, मैं बिजी हूं बट फिर भी मैं अपने दोस्तों के लिए टाइम निकालता हूं। तो हाउएवर वाला सेंटेंस भी कॉन्ट्रास्ट में जाता है। आई एम बिजी, उसके बावजूद भी मैं टाइम निकाल लेता हूं। कल हम लोग करेक्ट कंजंक्शन और प्रेपोजिशन से लिंक करके पढ़ेंगे। कंजंक्शन का अच्छे से समझ लोगे, उसके बाद कंजंक्शन का कोई दुख दर्द नहीं होगा। हाँ, कल हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ना, कहाँ प्रेपोजिशन होगा कंजंक्शन होगा। ये जो हम तैयारी कर रहे हैं एकदम एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट देखो, द टेस्ट वाज वेरी डिफिकल्ट। नेवरदीलेस का मतलब होता है, नेवर का मतलब अलग है, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, बट नेवरदीलेस का मतलब है फिर भी। टेस्ट डिफिकल्ट था, नेगेटिव, बट फिर भी मेरे को अच्छे नंबर आ गए, पॉजिटिव। ही लव्स राइटिंग। अब राइटिंग का उल्टा रीडिंग होता है ना, तो कॉन्ट्रास्ट जा रहा है, लिखना पढ़ना दोनों एक दूसरे का उल्टा है। उसके भाई को लिखना पसंद है जबकि उसको लिखना पसंद है, जबकि उसके भाई को पढ़ना पसंद है। वाइल आई वॉज वर्किंग, दोनों एक दूसरे का कॉन्ट्रास्ट है। ओके, वर्क करना और सोना। वाइल ही इज अ फूल, नंदीलेस और नेवरदीलेस दोनों का मतलब होता है फिर भी। ही इज अ फूल, फिर भी मैं उसको पसंद करता हूँ। मीटअप तो अभी सैटरडे को हुआ है ना। मीटअप सैटरडे को हुआ है, तो उसका वीडियो बनने में इवेंट मैनेजर जो हमारे पूरे मीटअप को करवाए थे, तो उनको वो सब बनाने में टाइम लगता है ना, तो जब आ जाएगा तो मैं। कंजंक्शन का बहुत वेटेज होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कंजंक्शन कहाँ क्लोज टेस्ट में काम दे रहा है, कहाँ फिलिप्स में। बहुत डांस वांस हुआ था मीटअप में बच्चों को, लास्ट में गर्ल्स तो पूरे एनर्जी में थे, रोकना पड़ा भाई 5 बज गया है, अब बंद करना है। कंजंक्शन का वेटेज बहुत ज्यादा है, बेवकूफ है बट फिर भी आई लाइक इट। कॉन्ट्रास्ट है। अब देखो और भी कॉन्ट्रास्ट, ये वाला अलग से पढ़ाऊंगी, ये आपका स्टेनो एग्जाम में आया है। ठीक है, स्टेनो एग्जाम में ये आया था
क्लोज टेस्ट में, ठीक है, और ऑप्शन में दोनों था, ऑप्शन में दोनों था। इवन दो भी हम कॉन्ट्रास्ट में यूज करते हैं और इवन इफ ये भी कॉन्ट्रास्ट में यूज करते हैं। चलो इसको बता ही देती हूँ। ओके, इवन दो, एक तो दो होता है, लिख लो, दोनों सेम है। मैं बताऊंगी, आप टेंशन मत लो ना, नेक्स्ट क्लास दिखा देती हूँ, आप टेंशन मत लो, नेक्स्ट क्लास में आपको बताने वाली हूँ। अरे दिखा देती हूँ, नहीं तो लोगों की मैम ने उड़ा दिया, हटा दिया, कहाँ चला गया। मैं बताऊं नेक्स्ट क्लास, कल मैं आपको बताऊंगी कि दोनों तो विरोधाभास में यूज होता है, बट कहाँ प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, कहाँ कंजंक्शन का, ये सब एग्जाम्स में आता है। ओके, ये वाला पहले समझ लो। इवन दो भी कंजंक्शन है, ठीक है, इवन दो भी कंजंक्शन ही है, और इवन इफ भी कंजंक्शन है, ठीक है, दोनों कंजंक्शन है। यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा फंस गए थे, दोनों कंजंक्शन है, ठीक है, दोनों कंजंक्शन है, और दोनों कंजंक्शन है, दोनों को हम कॉन्ट्रास्ट में ही यूज करते हैं, दोनों को कॉन्ट्रास्ट में यूज किया जाता है। बट अगर ऑप्शन में दोनों आ गया तो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा लगाएंगे। इवन इफ का मतलब होता है अगर, अगर ऐसा होता है, अभी हुआ नहीं है, अगर ऐसा होता है, तो इवन इफ का यूज हम तब करते हैं ना जब अभी काम इनकम्प्लीट है, और इवन दो का यूज तब करते हैं जब काम कंप्लीट है। इसको लिख लो, आप इसको लिखो, जल्दी जल्दी करते हैं, देन आई विल हैव माय ब्रेकफास्ट, उसके बाद फिर यूट्यूब क्लास भी है, फिर 1 बजे आज एरर्स और वो कैब है। ये एक दो साल पहले स्टेनो एग्जाम के क्लोज टेस्ट में दोनों ऑप्शन था, और बच्चे हमारे, उस समय मैंने ये बताया नहीं था। टीचर जब आपके साथ साथ पेपर सॉल्व करते हैं ना, तो टीचर को भी एक्सपीरियंस होते रहता है कि अरे ऐसा भी एरर आया, ऐसे तो हम लोग बता के छोड़ देते, इवन दो इवन इफ दोनों का यूज विरोधाभास में यूज होता है, और दोनों कंजंक्शन है, बट कैसे, एक कंप्लीटेड और एक इनकम्प्लीटेड सेंटेंस देखना। इवन दो ही लॉस्ट हिज जॉब, या इवन इफ, देखो उसका जॉब चला गया, फिर भी वो उस ऑफिस में काम कर रहा था, तो उसका जॉब चला गया, इसका मतलब है जॉब चला गया, काम हो गया, कंप्लीट हो गया। ये सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट जा रहा है ना, जॉब चले जाने के बावजूद भी ऑफिस में काम कर रहा था। ये देखो, अब अगर ये देखो यहाँ पे इवन इफ ही लूजेस हिज जॉब, आप बोलोगे मेरी जॉब चली भी जाए ना, बट फिर भी मैं यहाँ काम करूंगा, तो ये देखो लूजेस हिज जॉब, अगर उसकी जॉब चली भी जाती है फिर भी वो यहाँ काम करेगा। अब अभी उसका जॉब गया नहीं है, तो यहाँ पे इनकम्प्लीट एक्शन, और इनकम्प्लीट एक्शन के लिए बोल रहे हैं ना, अगर ऐसा होता है, अभी हुआ नहीं है, अगर का सेंस है, बट यहाँ तो जॉब चले जाने के बावजूद भी काम हो गया, यहाँ पे इवन तो। ओके, एक दो एग्जाम्पल और होगा, या आप समझ ही गए हो, समझ ही गए हो, जैसे जैसे है ना, इवन इवन इफ, या इवन दो इट रेन्ड heavily, I attended the party, क्या होगा, इतनी इट रेन्ड हेविली, इतनी बारिश हुई, बट फिर भी मैंने पार्टी को अटेंड किया, इसका मतलब है कि बारिश होने का काम हुआ। ओके, काम हो चुका है, पास्ट टेंस जा रहा है, काम हो चुका है, तो इवन दो लगाना, इवन दो इवन दो इवन दो। अगर ऐसा रहेगा इवन इफ, या इवन दो इट रेन्स heavily,
अगर बारिश भी होती है ना तो मैं पार्टी तो जरूर अटेंड करूंगी। आई विल अटेंड मतलब आप पार्टी अटेंड करोगे, आपने किया नहीं है और अभी बारिश भी हुई नहीं है। अगर ऐसा होता है, अगर का सेंस है तो इवन इफ लगा। ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं, कल अभी और भी करेंगे, कल और डिटेल में करेंगे। आप जितना भी कॉन्ट्रास्ट वाला कंजंक्शंस है ना, कल हम लोग बहुत सारा करने वाले हैं। ठीक है, कहाँ प्रेपोजिशन और कहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स वगैरह भी है। जब कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा फिर कारण बताने वाले कंजंक्शंस करेंगे। ठीक है, मैं दे दूंगी अखिलेश, कल मुझे याद दिलाना, कल मुझे याद दिलाना जैसे मैं आती हूँ। बस मैम मुझे नॉट विथ स्टैंडिंग वाला भी करवाइए, क्योंकि नॉट विथ स्टैंडिंग प्रेपोजिशन भी होता है। कल मुझे याद दिलाना, टाइम हो गया है, हाँ मुझे ब्रेकफास्ट भी करना है। ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत होती है, आज जितना आपने पढ़ा, जितना भी आपने पढ़ा है ना, काइंडली रिवाइज कर लीजिएगा। और उसी कुछ भी नोट्स छूटा हुआ है उसी के उसी दिन बना लीजिए, रिवाइज कर लीजिएगा। हर दिन रिवाइज करिएगा ना, याद हो जाता है। एंड कर रही हूँ मैं।